नमस्कार दोस्तों। एपीएफसी और ईओ एओ के एग्जाम के सिलेबस में कीवर्ड है लेबर लॉज। अब इस कीवर्ड को लेके कुछ लोगों के मन में डाउट्स हैं। डाउट क्या है कि इस कीवर्ड का सिलेबस कवर करने के लिए हमें पुराने लेबर एक्ट कवर करने हैं या फिर चार नए लेबर कोड से पढ़ाई करनी है या फिर हमें दोनों करना है, मतलब पुराने लेबर एक्ट भी पढ़ने हैं एज वेल एज चार नए लेबर कोड भी पढ़ने हैं। सो आइए गाइज, आज हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। सो बिफोर वी गेट इनटू दिस कि इन सारे लेबर कोड का हमारे एग्जाम पे क्या इंपैक्ट है, एक बार जरा इस लेबर कोड की कहानी को समझ लेते हैं कि ये हुआ क्या है। सो गाइज, अब से कुछ साल पहले भारत सरकार ने क्या किया कि अपने जो लेबर एक्ट्स की एक लंबी लिस्ट है उसमें से कुछ एक्ट्स को कंसोलिडेट कर दिया। सो कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 29 पतली पतली किताबें थी, सरकार ने उसको मिला के चार मोटी मोटी किताबें बना दी। फ्रॉम 29 लेबर लॉज, 4 लेबर कोड्स, जो कि सरकार ने कन्वर्ट करके बना दिया। ठीक है, तो सरकार ने पहला काम तो क्या किया कि कंसोलिडेट कर दिया। दूसरा, सरकार ने कुछ चेंजेस भी किए, मतलब जो पुराने लेबर एक्ट्स में जो प्रोविजन थे उनमें से, हालांकि माइनर चेंजेस है, उनमें से कुछ चीजें लेबर कोड जब बनाया तो उसको बदल भी दिया। सो दोनों चीजें हुआ, कंसोलिडेशन एज वेल एज सम चेंजेस इन द प्रोविजंस। अब ये सरकार ने क्यों किया? क्योंकि अब लेबर लॉज किसके लिए होते हैं? इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री को उनका कंप्लायंस करना पड़ता है, फॉर्म भरने पड़ते हैं और दुनिया भर का इंफॉर्मेशन सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, सो ताकि इंडस्ट्री को कंप्लायंस में आसानी रहे और उससे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग ऊपर जाए, इसलिए सरकार ने ये किया। और सरकार को भी आसानी है, क्यों? क्योंकि लेबर एक्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन कोई मिनिस्ट्री या कोई विभाग करेगा सरकार का, तो सरकार को भी, क्योंकि नंबर ऑफ लेबर लॉज कम होंगे तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी रहेगी। सो विन विन सिचुएशन, इंडस्ट्री के लिए भी और सरकार के लिए भी। हालांकि कुछ थर्ड पार्टी नाराज भी होगी, विच इज ट्रेड यूनियन, बट दैट इज अ अलग मैटर। ठीक है, सो अब हम इस बात पे आते हैं कि जो चार नए लेबर कोड आए उसका हमारे एपीएफसी या ईओ एओ के एग्जाम पे क्या इंपैक्ट है। तो उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो ये लेबर कोड्स आए ये कब आए और उसके बाद हमारे सिलेबस में क्या, हमारे क्वेश्चंस में क्या उसका इंपैक्ट होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लेबर कोड आया वो कब आया? ठीक है, सो अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं, ठीक है, सो जो पहला लेबर कोड आया वो आया 2019 में। ठीक है, उसके बाद जो बाकी तीन लेबर कोड आए वो आए 2020 में। सो 2019 में पहला लेबर कोड विच वाज कोड ऑन वेजेस वो आ चुका था, और बाकी दो लेबर कोड जिसको मैं लिख देता हूं LC2, LC3 और LC4, वो आए 2020 में। सो गाइस 2020 के सितंबर तक चारों लेबर कोड आ चुके थे, पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, राष्ट्रपति जी ने साइन भी कर दिया था। ठीक है, ओके, डन। अब हमें क्या करना है? हमें पेपर देना है एपीएफसी और ईओ एओ का। और हमें अपना पेपर कब देना है? हमें अपना पेपर देना है 2023 में। अब सवाल यह आता है कि जो लेबर कोड 2020 में आ चुके हैं, ठीक है, और अब हम 2023 में जब पेपर देंगे तो उसमें लेबर कोड से सवाल आएंगे या नहीं आएंगे? तो इस चीज को पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा एग्जाम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो 2020 के बाद हुआ, जो यूपीएससी ने किया, और जिस एग्जाम में कीवर्ड लेबर लॉज था। सो ऐसा कोई एग्जाम हुआ है? बिल्कुल हुआ है, और ऐसा एग्जाम हुआ 5 सितंबर 2021 को, ईओ एओ का एग्जाम। ठीक है, सो गाइस इस वाले एग्जाम में क्या हुआ? जो ईओ एओ का एग्जाम हुआ 5 सितंबर 2021 को, इस वाले एग्जाम में जो नए लेबर कोड हैं उससे एक भी सवाल नहीं आया। सारे के सारे सवाल पुराने लेबर एक्ट से ही आए। ओके, सो अगर मैं स्टोरी को समराइज करूं, 2020 के सितंबर तक सारे लेबर कोड आ चुके थे, फिर भी सितंबर 2021 में जो पेपर हुआ उसमें एक भी लेबर कोड का सवाल नहीं आया। तो मे बी मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि अब जो 2023 में पेपर होगा उसमें हम लोग नए लेबर कोड हमें करने का जरूरत नहीं है, हमें पुराने लेबर एक्ट से ही अपना पढ़ाई करना चाहिए। ओके, लेकिन अब गाइस इसमें एक रिस्क भी है, क्योंकि अब ये वाला जो कंक्लूजन मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं बेस्ड ऑन ओनली वन एग्जाम।
एक ही पेपर हुआ है, सिर्फ एक। क्या मैं एक एग्जाम के भरोसे ही अपना ये वाला कंक्लूजन ड्राइव कर सकता हूं कि नहीं, मुझे लेबर कोड नहीं पढ़ना है, मुझे लेबर एक्ट ही पढ़ने हैं? ऑफ कोर्स द सैंपल सेट ऑफ वन एग्जाम इज टू लेस, लेकिन ये बात भी उतनी ट्रू है कि हमारे पास और कोई जानकारी है भी नहीं है। हमारे पास, आपके पास, किसी के पास इस चीज को पता करने के लिए इसके अलावा और कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। एंड वी हैव टू टेक आवर डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट वी नो। ओके, सो गाइज, अब इसके बेस पे हमारी आपके लिए क्या सजेशन है बेस्ड ऑन दिस द एंटायर सिचुएशन? सो बेसिकली द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू टेल यू कि तुम्हें क्या करना है। आइडिया इज कि हमें पूरा जानकारी आपके सामने रख देते हैं। बाकी आप सभी लोग ज्ञानी हो, यूपीएससी के लोग वैसे भी थोड़ा विशेष ज्ञानी होते हैं, आप अपना डिसीजन खुद भी ले सकते हो। ठीक है। सो गाइस, जो हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कैसा कि जो इतने सालों से हम लेबर लॉज, एचआर के डिफरेंट एग्जाम्स हम लोग कराते आ रहे हैं, नॉट ओनली यूपीएससी बट बाकी भी एचआर ऑफिसर विद पीएसयूज, बैंक्स, यूजीसी नेट, इतने सारे एग्जाम हम लोग करते हैं। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस, ठीक है, और बेस्ड ऑन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और बेस्ड ऑन जो हमारा विजडम है, हमारा ऐसा मानना है, एंड वी वांट टू बी हम्बल अबाउट दैट। बाकी आप लोग अपना डिसीजन लेना कि अभी आपको 4 नए लेबर कोड नहीं करना है, अभी आपको पुराने लेबर एक्ट ही अब आपको कवर करने हैं। बाय द वे, ऑल्दो ये बात यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आई वांट टू शेयर विद यू कि बाकी जितने भी अपने देश में एग्जाम हो रहे हैं, जहां एचआर, लेबर लॉज, ये सब कुछ कुछ आता है, अभी तक किसी भी एग्जाम में लेबर कोड पूछना नहीं शुरू किया है। यूजीसी नेट इतनी बार हो चुका, उसके बाद लेबर कोड पूछना नहीं शुरू किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाकी पीएसयूज के एग्जाम है, जैसे आईबीपीएस, एसओएचआरआ करता है, उसके बाद 3-4 एग्जाम हो चुके हैं, 20 के बाद 3 एग्जाम हो चुके हैं, एक बार भी लेबर कोड का एक भी सवाल नहीं आया। अभी पिछले साल भेल एचआर ऑफिसर, सेल एचआर ऑफिसर, कोल इंडिया एचआर ऑफिसर, इतने सारे पेपर हुए हैं, किसी में भी लेबर कोड से एक भी सवाल अभी तक नहीं आया। सभी एग्जाम्स में अभी तक सब लोग पुराने लेबर एक्ट ही कवर कर रहे हैं। ठीक है। सो अभी तक हम मोटा मोटा क्या सेंस है हमारे पास कि what we believe in and what we want to tell you कि भाई, and I want to be really humble about it, this is our understanding, you can choose to disagree कि आपको अब, अभी तक आपको 4 नए लेबर कोड नहीं करना है, अभी तक पुराने लेबर एक्ट ही पढ़ने हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आगे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। सो गाइस, अगली बात हमें यह समझनी होगी कि आपके एग्जाम है जो एपीएफसी या ईओ एओ का एग्जाम है, ठीक है, इस वाले एग्जाम में हमें लेबर लॉज का कितना सवाल आएंगे और कितना एफर्ट लगाएं, और उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो आएंगे 4, 5, 6, 7, 8, इतने आपके एग्जाम में सवाल आने की संभावना है। ठीक है। अब जो 5 से अगर 8 सवाल आएंगे, तो इसके लिए हमें यह भी देखना है कि हम जो इसमें एफर्ट डालेंगे वो भी प्रोपोर्शनेट हो, बिकॉज यू हैव टू सी आरओआई। हमारा उद्देश्य लेबर लॉज का एक्सपर्ट बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य है 120 में से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है कि क्या करके हमें मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, न कि हमें कुछ उसका एक्सपर्ट ही बनना है। ठीक है। सो अगर 5 से 8 ही सवाल आएंगे, ठीक है, और कंसीडरिंग द फैक्ट कि लेबर लॉज को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? 2 कारणों से। नंबर 1, जो लेबर लॉ जिस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, अनलेस आपने एलएलबी वगैरह किया हो, तो उसको समझने में थोड़ा कठिनाई होता है लोगों को। दूसरी बात, मतलब लेबर लॉ एक फैक्चुअल स्टोरी है, बड़ा सारा डेटा, फैक्चुअल, ये सब याद करना, कुछ उसमें कहानी बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं क्लास में और टीचर थोड़ा कहानी बनाएगा, पर जब हम खुद से पढ़ते हैं तो उसमें कहानी बनाना मुश्किल है, और कहानी बनाना मुश्किल है तो फिर उसको याद करना और भी मुश्किल है। सो इन 2 कारणों से, बिकॉज लीगल लैंग्वेज समझने में डिफिकल्टी एंड बिकॉज सारा फैक्चुअल है, लेबर लॉज को याद करने में हमें थोड़ा सिग्निफिकेंट एफर्ट लगता है। लेबर लॉज को याद करना उतना आसान नहीं होता है। सो गाइस, ऑन द वन हैंड कि लेबर लॉज को याद करना आसान नहीं है, ऑन द अदर हैंड हमें 5 से 8 ही सवाल आएंगे। अगर आप एएलसी का पेपर देते तब हम कुछ दूसरी बात बोलते। क्यों? क्योंकि एएलसी में 40 से 50 सवाल आते हैं लेबर लॉज के। इनफैक्ट एक बार तो 60 के आसपास आए हुए हैं 2017 या 15 में कभी। ठीक है। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके 40 से 50 सवाल आते हैं, उन लोगों के लिए वर्थ है कि एक एक लेबर लॉ की एक एक लाइन को अंदर तक घुस के आप जाओ और समझो। लेकिन आपके लिए, जिसके 5 से 8 सवाल
आने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए अब लेबर लॉज का मतलब कैसे उसको हम लोग हैंडल करें, क्योंकि आरओआई इतना लो है। तो इसलिए हमने ये भी चीज किया है कि जो अभिनव सर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाएंगे वो लेबर लॉज के ऊपर, आप उसको जरूर देखना। उसमें हम लोगों ने अभिनव सर से रिक्वेस्ट भी किया है कि जो सारी लेबर लॉज की लिस्ट है, 18-19 एक्ट की जो लिस्ट है, उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर दो। मतलब कि जो मस्ट टू डू हैं और जो नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, ऐसे एक दो बकेट बना दो, ताकि कुछ एफर्ट आप लोगों का जो लगेगा वो कम हो, स्पेशली फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। सो गाइस, पहली बात, जो ऑलरेडी एक्ट हैं उनको भी थोड़ा प्रायोरिटाइज करना है। क्यों? क्योंकि 5 से 8 ही सवाल हैं, 50-60 नहीं है। सेकंड बात कि अब जो क्लास में भी आओगे ना, क्लास में भी थोड़ा सा कोशिश करना है कि ना, थोड़ा टीचर को सुनना है कि हर चीज याद करने का जरूरत नहीं है फॉर यू गाइज। एएलसी वालों को एक ही लाइन याद करनी है, लेकिन एपीएफसी और ईओए को जो प्रोविजंस हैं, अब उसके लिए एक एक एक्ट के अंदर ही जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कोई जनरल यार्ड स्टिक नहीं दे सकता कि एक्ट में ये पढ़ो, ये नहीं पढ़ो, या ये करो। उसके लिए अभिनव सर का सेशन भी आप देख लीजिएगा। पर हर एक एक्ट के ना कुछ चीजें हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट होती हैं, कुछ है कि जो याद नहीं करनी है। जैसे कि हाइपोथेटिकली मे बी पेनल्टी या इंप्रिजनमेंट के वो जो प्रोविजन है वो याद नहीं करने, हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रहा हूं। तो उसमें टीचर को भी सुनना, आप लोगों को, कि टीचर भी कुछ कम कराएगा। सो दो बातें हैं। पहली, अभिनव सर की वीडियो में कुछ लेबर एक्ट की लिस्ट कम करते हैं, 18-19 से उसको कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, टीचर भी विद इन अ गिवन एक्ट आल्सो, टीचर थोड़ा सा उसका सिलेबस तुम्हारा लाइट करवाएगा। क्यों ये सब क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? गाइस, हमारे लिए बड़ा ही आसान, हम आपको बोलते हैं ये एक्ट है, याद करो बस। लेकिन हमारी ये भी कोशिश रहती है कि हम जो आपको सलाह दें वो ना डुएबल भी हो और उसमें आरओआई निकल के आए। ठीक है, उसमें आरओआई भी निकल के आए कि कितने घंटे पढ़ने से कितने सवाल हो रहे हैं। तो इस बात का भी हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं, इसलिए हमें ये वाली चीज कर रही है। ठीक है। अनदर थिंग गाइज, कि जो अपने लेबर कोड हैं उनके बारे में ना दो तीन चीजें आप ये भी समझ लीजिए, जिसको मैं याद करने को अभी नहीं बोल रहा हूं। एंड आई टेल यू कि लेबर कोड का करना क्या है। फिर अभी तक मैंने इतना बताया कि पुराने लेबर एक्ट करने हैं, अभी ये भी बताऊंगा कि लेबर कोड का क्या करना है। ठीक है। सो ये समझिए कि जो लेबर कोड है ना, वो बड़े सारे छोटे छोटे एक्ट का क्या है, कंसोलिडेटेड वर्जन्स हैं। 4 कंसोलिडेट वर्जन है, खूब सारे छोटे छोटे। कितने एक्ट का? 29 एक्ट का, 29 एक्ट्स का 4 छोटे छोटे, 4 बड़े बड़े उसके वर्जन है। ठीक है। सो गाइस, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड है, ठीक है, तो उसको याद करना और भी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें मॉड्यूलैरिटी नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल एक्ट याद करते हो तो आपको पता है ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का प्रोविजन है, क्योंकि वह एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट की पूरी बात होगी। लेकिन जब कोड में उन चीजों को उसने मर्ज कर दिया है, तो लेबर कोड को याद करने हमेशा ही, इवन इफ सिलेबस में कल को लेबर कोड आ जाए, लेबर कोड को याद करना हमेशा ही मुश्किल रहेगा इन कंपैरिजन टू रिमेंबरिंग लेबर एक्ट। क्यों? क्योंकि वो उसे मॉड्यूलैरिटी है। सेकेंड थिंग, अब सरकार ने जो लेबर कोड बनाए हैं, ये 29 लेबर एक्ट्स को कंपाइल करके 4 नए लेबर कोड बनाए हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है और जो सारे एग्जाम्स में होते हैं, आपके एचआर ऑफिसर, एएलसी, जो लेबर लॉज हमारे सिलेबस में है, उस लिस्ट में होते हैं 18-19 के आसपास। ठीक है। और इसमें कितने हैं? 29 हैं। तो क्योंकि 29 को कंपाइल करके 4 बनाया है, तो फिर अब 4 में से तुम ये चीज कैसे निकालोगे कि कौन से 10 थे जो कंपाइल हुए हैं और जो मुझे नहीं पढ़ने हैं? सो दिस इज सेकेंड रीजन वाई कि लेबर कोड का चाह के भी हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो तो 29 एक्ट का कंपाइलेशन है, हमें सिलेबस में कितने करने हैं? 18-19 करने। तो बाकी का फिर क्या होगा? अब उस 4 लेबर कोड में से तुम कैसे निकालोगे उस 10-12 को जो कि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है? ओके। सो गाइस, फाइनली अब इस सारी स्टोरी का समराइजेशन क्या है? सारी स्टोरी का समराइजेशन ये है कि तुम्हें करना क्या है। एंड अगेन दिस इज अवर एडवाइस, बाकी आप अपना दिमाग का प्रयोग कीजिए। पहली बात कि आपको जो पुराने लेबर एक्ट है वो आपको कवर करना है, प्लस आपको डेल्टा कवर करना है। डेल्टा क्या है? कि नए लेबर कोड में क्या बदल गया है, नए लेबर कोड में क्या बदल गया। तो उसका 8-10 पेज का ही कंटेंट है, वो सब हमारी टीम ने वो सब करके, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है तो। सिर्फ इस डेल्टा को आप कवर कर, सारे लेबर एक्ट पुराने प्लस डेल्टा, ये हमारा अप्रोच है, न कि लेबर कोड पढ़ना। ये हम कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। नाउ गाइज, अगेन
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो मैं बोलने वाला हूं वो ये कि ये जो आज का वीडियो है और जो पूरा एनालिसिस है ना, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट वी नो टुडे। धीरे धीरे कुछ और चीजें भी होंगी और फिर हम अपना आज का डिस्कशन रिविजिट कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी को बदल सकते हैं। और वो कैसे? सो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप लोगों के पेपर होने से पहले, एपीएफसी या ईओ एओ का पेपर होने से पहले, यूपीएससी एडमिन ऑफिसर जीएसआई का पेपर भी कर देगा। एडमिन ऑफिसर जीएसआई का पेपर भी यूपीएससी आप लोगों के पेपर होने से पहले कर देगा। तो जब ये पेपर होगा तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे और इससे भी थोड़ा समझने की कोशिश कर लेंगे हम लोग कि ये जो पेपर होगा आप लोगों से पहले, ये आप लोगों से पहले क्यों होगा? क्योंकि इसका नोटिफिकेशन पहला था, अजम्पशन है हमारा, ठीक है। तो अगर ये वाला पेपर होगा इसको भी हम एक बार विजिट कर लेंगे। जैसे पेपर होगा, क्या यूपीएससी ने कुछ लेबर कोड के बारे में या कुछ भी उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया है? सो एक इस चीज पे आप लोगों को नजर रखनी है, हम भी रखेंगे। और जैसे पेपर होगा तो एक वीडियो बना के उसको डाल देंगे कि इसमें क्या होता है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है। दूसरा, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी हाई है कि जो एएलसी का पेपर है वो भी आपके पेपर से पहले हो जाएगा। हालांकि एएलसी के पेपर में तो वो लेबर कोड शायद पूछ ही नहीं सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि जो एएलसी का सिलेबस है, जो कि बदल भी सकता है, जो एएलसी का सिलेबस है उसमें तो साफ साफ ही लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल जो भी इसमें कीवर्ड होंगे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, क्योंकि एक्ट का नाम ही लिख दिया पुराना, फिर लेबर कोड कैसे पूछेगा अनलेस सिलेबस में यूपीएससी कुछ बदलाव कर देता है। सो गाइस, कहने का मतलब क्या है, आज की हमारा जो डिस्कशन है, आज का जो स्ट्रेटजी है, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट वी नो टुडे। इन दोनों एग्जाम पे भी हमें नजर रखनी होगी। अगर इनमें कुछ बदलाव आता है, अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को उस हिसाब से हमें अपने आप को ढाल लेना होगा और इन दोनों एग्जाम पे हमें नजर रखनी होगी। अनदर थिंग गाइज, अगर कल को यूपीएससी बोल भी देता है साफ साफ, हालांकि आपका सिलेबस तो आ चुका, लिख देता है न्यू लेबर कोड्स, तब भी तब भी अगर आपको लेबर कोड याद करने हैं, द बेटर स्ट्रेटजीज कि पुराने लेबर एक्ट एक बार पढ़ो और चेंजेस पढ़ो और तभी आपको लेबर कोड समझ में आएगा। नहीं तो लेबर कोड अगर आप कंसोलिडेटेड लेबर कोड को उठा के देखोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहां से क्या है, क्या या कैसे क्या प्रोविजन आया है, ठीक है। इवन इन दैट सिचुएशन हम स्टार्टिंग हमारी पुराने लेबर एक्ट से ही होगी और फिर उसको हम कैसे आगे कवर करेंगे, उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। सो गाइज, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आल्सो जो अभिनव सर का वीडियो है रिगार्डिंग लेबर लॉज की कहानी को कैसे आसान बनाना है, वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। स्पेशली दो चीजें, कि कैसे जो एक्ट है उनकी लिस्ट को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 5 से 8 ही सवाल आने, और कैसे चीजों को आसान बनाने के लिए क्लास में हम लोग क्या करेंगे। लेट मी टेक यू थ्रू हाउ यू गाइज विल कवर द एंटायर सिलेबस विद ह्यूमन पेरिटस ओवर नेक्स्ट 4 months. So this is the syllabus for APFC exam and this is the syllabus for EO/AO exam. अब this syllabus has approximately 15 keywords in it. अब हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो 15 कीवर्ड हैं इनके अराउंड हमने एक पूरा डिटेल्ड बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनाया है। सो जो 15 कीवर्ड ऑफ द सिलेबस हैं इसको हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया है इन अप्रोक्सीमेटली 200 सब टॉपिक्स। अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन कीवर्ड। सो मैं एग्जांपल लेता हूं लेबर लॉज, और हम लेबर लॉज के अंदर एक सब टॉपिक ले लेते हैं, मे बी आई टेक फैक्ट्रीज एक्ट। अब आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग फॉर दिस सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यू विल कवर दिस थ्रू अवर कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स। ये वाली कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर आएगी कैसे? कोरियर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यू विल फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली यू विल गो थ्रू अ वीडियो क्लास, ठीक है। नाउ अब ये वीडियो क्लास आप देख सकते हो मे बी इन अ लाइव क्लास विद द टीचर, या फिर आप रिकॉर्डेड वर्जन भी आप इसको देख सकते हो, बोथ आर इक्वली गुड, ठीक है। अब क्लास में करने का क्या फायदा होगा, वीडियो क्लास में आने से क्या आपको फायदा होगा इन कंपैरिजन टू द बुकलेट? ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो टीचर विल एड इट्स ओन वैल्यू। जैसे कि अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट का इनाम लेता हूं, टीचर माइट टेल यू कि आपको सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि आपको पेनल्टी के प्रोविजन याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि कैंटीन के प्रोविजन या शेड्यूल्स के नाम याद कर लीजिए, इसका एग्जाम में बार बार सवाल आता है।
या फिर अमेंडमेंट्स में, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में क्या क्या जरूरी चीजें हैं। सो टीचर विल हैव इट्स ओन वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक जो भी आप सब टॉपिक जो भी आप कवर कर रहे हो। बट उसके अलावा वीडियो क्लास में जाने के ना दो फायदे होंगे। नंबर वन, कि थिंग्स विल बिकम फास्टर फॉर यू। अगर आप खुद से पढ़ के फैक्ट्रीज एक्ट को 5 घंटे में समझते हो, सो टीचर माइट डू इट इन 2 आवर्स। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड थिंग, टीचर विल आल्सो मेक इट इजियर फॉर यू, स्पेशली बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जैसे आपके अकाउंटिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेबर लॉज है, आईआर है। सो जहां जहां कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है, देयर टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू। सो टीचर 3 वैल्यू क्लास में लेके आएगा। नंबर वन, कि कुछ बातें जो टीचर का एक वैल्यू होता है क्लास में ऐड करने का, ये कम करो, ये ज्यादा करो, इसको हटा दो, ये ऐसे कर दो, ठीक है। नंबर टू, टीचर विल मेक इट फास्टर फॉर यू। नंबर थ्री, टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू, ठीक है। सो गाइस, अब हमने क्या किया कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के टॉपिक को हमने कवर कर लिया, पहले प्रिंटेड बुकलेट से, और फिर हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको कवर कर लिया। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इस टॉपिक को कवर कर लिया वीडियो क्लास से, और उसके बाद हम प्रिंटेड बुकलेट पे चले गए। बोथ आर इक्वली गुड, जैसे ही आपको कंफर्टेबल है, यू कैन गो थ्रू आइदर ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप जाओगे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पर फॉर दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली। सो हमने क्या किया है कि ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म फैक्ट्रीज एक्ट के लिए हमने एक स्पेशल सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने बना दिया है। मतलब पूरे सिलेबस के जो 200 मैंने सब टॉपिक बताए हैं, सब के लिए हमने ऐसे सेक्शनल टेस्ट बना दिए हैं, जिसमें 50 सवाल हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं। सो टोटल मिला के दीज आर अप्रोक्सीमेटली 14,000 क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने फैक्ट्रीज एक्ट के वहां हमारे हैं 80 क्वेश्चन है, ठीक है। अब गाइस, ये जो 80 सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के, ये कोई रैंडम सवाल नहीं, हम लोगों ने क्रिएट करके इकट्ठे करके नहीं रख दिया, ऐसा नहीं है। ये जो सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के 80, एंड दिस गोज फॉर ऑल द सब टॉपिक्स, दिस विल कवर कि पिछले सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जितने भी सवाल आए हैं फैक्ट्रीज एक्ट पे, वो सारे इसमें कवर होंगे, किसी भी एग्जाम में। बाय द वे, सिर्फ एपीएफसी और ईओएओ की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी जहां लेबर लॉ आता है, उसके सारे सवाल इसमें होंगे। जैसे एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम लोगों ने सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सीडीएस और सीसेट के सवाल भी यूपीएससी के इसके अंदर आपको मिलेंगे, और सारे एक दो नहीं, जितने भी आए हैं अब तक के, कंसीडरिंग की उनमें से जो जो आपके लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि सवाल वहां आया तो हमने उसको एकदम रख दिया है, हमने देखा रेलेवेंट है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सीडीएस के पेपर में सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आता है, या फिर उसमें सवाल ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है। सो उसका हम देखते हैं कि आपके रेलेवेंट है, नहीं है तो उसका हमने हटा दिया है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेक्शनल टेस्ट में जो सवाल हैं, इसमें पिछले सालों के यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के, गाइस अगेन कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग, किसी भी एग्जाम के इसमें सारे के सारे सवाल हैं, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कि हमारे स्टूडेंट ही करते हैं, कि मैंने सिर्फ बुकलेट कवर कर लिया या मैंने वीडियो क्लास देख लिया और पेपर देने चला गया। ऐसा मत करना। अगर आप ऐसे करते हो तो हमारे साथ जाना बेकार है। देयर इज नो वैल्यू विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अस। आप कुछ भी करो, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म के एक एक करके सारे सवाल आपको जरूर लगाने हैं। सेकंड थिंग, हर एक सवाल के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको हर सवाल के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से भी गो थ्रू करना है। सो गाइज, एक बार अब मैंने क्या किया कि जो फैक्ट्रीज एक्ट का सब टॉपिक था, उसको मैंने पहले प्रिंटेड बुकलेट, फिर वीडियो क्लास, और फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट से 3 जगह से मैंने इसको कवर कर लिया। दिस इज माय जर्नी फॉर दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक। अब ये जर्नी आपको रिपीट करनी है फॉर द एंटायर सिलेबस। 200 जो सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 15 कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस, ठीक है। एक बार जब आप ये 200 के 200 कर लेते हो, उसके बाद यू विल मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। अब मॉक टेस्ट का उद्देश्य कुछ नया सिखाना नहीं है आपको। मॉक टेस्ट इज नॉट फॉर लर्निंग, और न ही मॉक टेस्ट का उद्देश्य यह है कि आपने हमारा मॉक टेस्ट दिया तो इसमें से एक्चुअल पेपर में सवाल आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मॉक टेस्ट का एक छोटा सा लिमिटेड पर्पज है कि एग्जाम वाले दिन के लिए हम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें हम अच्छे से समझ जाएं। सीखा पहले चुके हो,
मॉक टेस्ट का उद्देश्य, हम लोग आपको 5 मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है अगर आप 2-3 भी कर लोगे उतना ही काफी है ये हाइजीन फैक्टर सीखने के लिए कि कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, या मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, मोटा मोटा आप ये देखने के लिए ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा टाइम अपने पास है, गो थ्रू दीज 3 कंपोनेंट्स, देयर यू विल गेट द मोर वैल्यू देन राइटिंग द मॉक टेस्ट। ठीक है, सो गाइज, इसके अलावा आपने 4 चीजें की। नंबर 1 प्रिंटेड बुकलेट, देन वीडियो क्लास, देन सेक्शनल टेस्ट ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, और फाइनली आपने मॉक टेस्ट लिखे। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, आपको कोई दूसरा पेपर, दूसरा टेस्ट सीरीज, पिछला पीवाईक्यू कुछ भी नहीं छूना है, नथिंग एल्स। और हम काफी कॉन्फिडेंटली आपके ये वाली बात बोल रहे हैं। अगर आपने एक बार हमारा सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, तब भी आपको इसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करना है, कुछ और नहीं करना है। वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जाम में सवाल आएंगे, हम पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं, डोंट वरी, अब डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अनदर थिंग, इस सारे कोर्स में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, और जैसा यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज बाय द वे, उसी अप्रोच से हम लोगों ने करंट अफेयर ये बनाया है। तो आपको करंट अफेयर के लिए भी कुछ अखबार या कुछ और चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो विल एडवाइज यू कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, बिकॉज कल को आपको इंटरव्यू भी देना है। सो आपको अपना एक ब्रॉड थिंकिंग भी डेवलप करना है अपने इश्यूज को लेकर, करंट अफेयर को लेकर, दैट विल हेल्प यू। बट फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, आपको करंट अफेयर इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसका परवाह करने का नीड नहीं है। सो लेट मी नाउ टेल यू कि आप लोगों को करना क्या है। So go on the website of Human Paetus, go to this link APFC and EO exam। ठीक है, एक बार आप जब इस पेज पे आओगे, सबसे पहली बात, आप इस पेज को पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग FAQs, कुछ भी मत छोड़िए। सो गो थ्रू एवरीथिंग बिफोर एनरोलिंग विद अस। अनदर थिंग, गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कैसे पूरा कंटेंट बनाया है। सो गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स। इसके अलावा आपको एक चीज और भी करनी है, आल्सो गो थ्रू सम ऑफ द क्लासेस विच आर गिवन ओवर हियर, लुक एट दिस सेक्शन, असेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासेस। सो इसमें से हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का, जैसे लेबर लॉज का, डेवलपमेंट इश्यूज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इनका हमने एक एक करके कुछ क्लास डाल दिया है। तो इसमें से 1-2 क्लास आप चला के भी देख लीजिए कि हम लोग कैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं, एंड वेदर यू आर liking it or not। ठीक है, so once you have done that and if you feel you are confident with us, आपको वेबसाइट से जाना है and you can pay online and you can enroll with us। ठीक है, if you have any doubt, you want to discuss anything, there is a link given in the description below, click on that link, that link will connect you directly with our team via WhatsApp chat। उस पर आप क्लिक कीजिए, get connected and do let us know whatever you feel like। All the best, guys।